हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके आईसीएससी के चैप्टर 12 करेंगे फिजिक्स का। रेडियो एक्टिविटीज का प्रैक्टिस सेशन है। तो इसके क्वेश्चंस देखेंगे कैसे आते हैं, राइट। तो चलो देखो, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम हैव अ मास नंबर 235 एंड एटॉमिक नंबर 92। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे कैसे, U 92 235, राइट। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल एटम। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और अगर ये इक्वल है, सॉरी, अगर ये न्यूट्रल है तो यही इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। देयरफॉर फर्स्ट का आंसर आपका क्या आ जाएगा, 92, राइट। अभी दूसरा क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो सबसे पहले प्रोटॉन्स भी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे 92, और न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे। देखो, मास नंबर क्या होता है आपका, मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। तो अगर आपके पास प्रोटॉन्स आपको पता है 92 है, मास नंबर आपको पता है 35 है, तो न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 235 माइनस 92, राइट। थर्ड क्या है, डू ऑल आइसोटोप्स हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नो, पता है ना, आइसोटोप्स क्या होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। अगर एटॉमिक नंबर सेम है और उनका मास नंबर डिफरेंट होता है, राइट। अगर एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे, उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है और मास नंबर डिफरेंट, तो इसका मतलब क्या डिफरेंट हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो रहे हैं, राइट। और फोर्थ क्या है, तो इसका आंसर क्या है, नो। फोर्थ क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन दी यू 238, राइट। तो फोर्थ इसमें वही बात, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो ये कितने हैं, 92, और न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 238 माइनस 90। समझ गए ना। अभी देखो, अगला क्वेश्चन है, अ सर्टेन न्यूक्लियस P हैज अ मास नंबर 15 एंड एटॉमिक नंबर 7। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सबसे पहले इसने बोला है। वही बात, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे हो जाएंगे, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज 8, राइट। बी क्या है, राइट द सिंबल फॉर न्यूक्लियस P। तो इसको आप कैसे लिखोगे, P, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7, और मास नंबर कितना है, 15, तो ऐसे, राइट। अभी सी पार्ट, द न्यूक्लियस P loses one proton, तो राइट द सिंबल ऑफ द न्यू न्यूक्लियस इन ईच केस एंड एक्सप्रेस ईच चेंज बाय रिएक्शन। तो अभी ये देखो, हमने यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस बेसिकली लिखने हैं, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट में एक प्रोटॉन लूज हो रहा है P से, P क्या था, 15, 7, इसमें से एक प्रोटॉन निकला। देखो, प्रोटॉन का सिंबल क्या होगा, P11, क्यों, P तो चलो उसका हमने डिनोट कर दिया, प्रोटॉन है P से तो P रहे। अब नीचे एटॉमिक नंबर इसका, मतलब हम नीचे 1 क्यों लिख रहे हैं इसके पैर में, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एक प्रोटॉन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, एक, राइट। और इसका मास कितना होता है, प्रोटॉन का 1, राइट। तो इसलिए हमने ऊपर लिख दिया 1। समझ रहे हो ना मास में कैसे बोल रहा हूँ। जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनका एएमयू में हम मास नंबर 1 लेके चलते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स का 0। तो ये देखो, सबसे पहले मैं बता ही देता हूँ, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। प्रोटॉन को आप कैसे डिनोट करोगे, ऐसे छोटा पी डाल लेना, 1 1। न्यूट्रॉन को कैसे करोगे, 0 1, और बाद में इलेक्ट्रॉन को कैसे करोगे, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होता है, राइट। जो एटॉमिक नंबर होता है ना, उसको हम, न्यूक्लियस का वैसे चार्ज ही होता है वो, ठीक है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का इक्वल होता है। तो लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में हम न्यूक्लियस वगैरह ऐसा कुछ डिफाइन नहीं कर सकता, राइट। तो उसका जो पैर में लिखते हैं वो उसका चार्ज होता है, राइट। तो ये देखो, ये कैसे लिखेंगे हम, ई
-1 0। ठीक है, क्योंकि इसका मास हम 0 लेके चलते हैं। इलेक्ट्रॉन को ऐसे करते हैं, न्यूट्रॉन को, न्यूट्रॉन यार थोड़ा सा गलत सा हो गया, बस ऐसे समझ लो, ये 0 है। ठीक है, हाँ, वो देखो फर्स्ट पार्ट हम कर रहे थे, एक प्रोटॉन निकला, तो वो हमने पढ़ा था ना थ्योरी वाली क्लास में, जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास नंबर और एटॉमिक नंबर कंजर्व रहते हैं। अभी देखो एक प्रोटॉन निकला है इसमें से, तो इसका अभी एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, हम इसको क्यू से डिनोट करते हैं नए न्यूक्लियस को, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, अभी इसके पास कितने प्रोटॉन रह गए न्यूक्लियस में, 6, और एक मास नंबर भी डिक्रीज हुआ है, तो मास नंबर कितना हो रहा है, हो जाएगा 14। समझ रही है ना क्या हुआ। अभी दूसरा पार्ट इसका क्या निकला, 1 बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही होता है, राइट। तो क्या बोलना चाह रहे हैं, 15 B1। अब इसको ना ऐसे चेक कर सकते हो, देखो 14 + 1 15 बना, करेक्ट। 6 + 1 7 बना, करेक्ट। तो कंजर्व्ड है, तो हमने इसका मतलब सही लिखा है, राइट। अभी देखो इसमें से एक बीटा पार्टिकल निकला है, तो इसका मतलब क्या निकला है, एक इलेक्ट्रॉन। इसको कैसे मैं लिखूंगा, ऐसे। अभी यहाँ पे मैं कुछ Z बना लेता हूँ, मान के चलो, ठीक है। अभी नीचे वाला इसका जो कुछ भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये प्लस ये होना चाहिए, राइट। ये 7 था, है ना, याद है ना। तो इसका मतलब इसमें मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 8 लिखूंगा। समझ पा रहे हो, जेड का एटॉमिक नंबर 8 हो जाएगा। आप ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन से भी समझ सकते हो, मैं इसको अभी आपको बताता हूँ कैसे। पहले इसको यहाँ पे 8, और ऊपर कितना है, ऊपर 15 ही रहेगा, तो मास नंबर तो डिक्रीज हुआ ही यार। 15 है। और देखो यहाँ पे, अगर न्यूक्लियर रिएक्शन से समझे, तो बीटा डीके में होता क्या है बेसिकली, इसको दूसरे पेन से लिखता हूँ मैं। बीटा डीके में क्या होता है, एक न्यूक्लियस है, मान के चलो एक न्यूक्लियस है, ठीक है। अभी उसमें एक न्यूट्रॉन होगा, वो न्यूट्रॉन ना एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है जो आपका, वो कन्वर्ट होता है एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, ये होता है। इसलिए जब तो मास नंबर तो देखो सेम ही रहेगा, एक प्रोटॉन था, और मान के चलो पहले आपके पास 15 न्यूट्रॉन्स प्लस 6 प्रोटॉन्स थे, अब वो क्या बन जाएंगे, 14 न्यूट्रॉन्स प्लस 7 प्रोटॉन्स। तो मास नंबर तो वही रहा, 15 + 6 और 14 + 7, बात तो वही आ गई, राइट। और लेकिन एटॉमिक नंबर अभी चेंज हो जाएगा, पहले 6 था, अभी बढ़ जाएगा, बीटा डीके में बढ़ गया, अभी 7 हो गया। समझ रहे हो ना। तो इसलिए यहाँ पे पहले 2 मिनट, यहाँ पे पहले 7 था, अब ये 8 हो गया, लेकिन अभी देखो ये 8 हो गया। समझ गए ना, तो इसका पूरी चीज ये हो रही है। ये एग्जाम्पल था, मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। पूरी चीज ये हो रही है, और ऊपर आप मैथ मैथ से ऐसे समझ सकते हो, 7, एक तो -1 में टूट गया, और -1 के साथ क्या प्लस करें कि 7 रहे 8, राइट। और अभी थर्ड पार्ट क्या था, एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा। थर्ड पार्ट क्या है, अल्फा पार्टिकल निकलेगा, तो P15 7। अल्फा पार्टिकल क्या होता था, हीलियम न्यूक्लियस, याद है ना, अल्फा लिखो। और इसको आप, और यहाँ पे कर देता हूँ, और β-1, इसको ऊपर β-1 0 पे देख सकते हो, बेसिकली इलेक्ट्रॉन की जगह पे, ठीक है। देखो अल्फा पार्टिकल है, इसका अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस ही होता है, तो इसको ऐसे लिखेंगे,
4 एटॉमिक नंबर, और सॉरी 4 मास नंबर, 2 एटॉमिक नंबर, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं अल्फा पार्टिकल, राइट। तो अब यहाँ पे आर सिंपल ले लेते हैं। तो 7 माइनस 2 5, अब देखो 5 प्लस 2 7, और यहाँ पे क्या 4 प्लस एक्स 15 है, तो क्या होगा 11, राइट। तो देखो अगला क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर चेंजेस। हाँ, तो देखो यहाँ पे हमें एंड वाला स्टेज पता है, अब इसका मास नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, हमें पहले वालों का किसी का कुछ नहीं पता, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पीछे से शुरू होंगे। x3 मानो, x3 यहाँ पे मान लो a और यहाँ पे b, ये अल्फा पार्टिकल निकला और क्या बना x4 206 और 82। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 42, मैं अल्फा पार्टिकल को ऐसे लिख, यहाँ पे ऐसे लिख दो प्लस, अल्फा पार्टिकल निकला था ना उसमें से इन्होंने यहाँ पे शो करा, ये देखो। तो अल्फा पार्टिकल को कैसे लिखेंगे, 24, अभी क्या बन रहा है 82 प्लस 2 इक्वल टू ए, देयरफॉर ए कितना है आपका 84, और 206 प्लस 4 कितना बन रहा है, ये क्या है बी, देयरफॉर बी कितना है आपका 2010। तो x3 को कैसे लिखोगे, x3 है 210 और 84। अभी x2 के लिए ऐसी, x2 के लिए कर दो, तो x2 यहाँ पे और कुछ मान लो, पी क्यू मान लो, पी क्यू, राइट। ये क्या बन रहा है x3 84 210 प्लस बीटा पार्टिकल में निकल रहा है, तो बीटा पार्टिकल कैसे लिखते हैं हम, ऐसा, देयरफॉर पी कितना है 84 माइनस 1, है ना, 84 माइनस 1, 84 माइनस 1 इक्वल टू 83, 83, और Q कितना है 2010 प्लस 0 दैट इज 2010। तो x2 क्या आ जाएगा हमारा, x2 है 83 और 2010, राइट। ऐसी x1 में क्या हो रहा है, x2 से x1 गामा निकल रहे हैं, तो गामा तो कुछ भी नहीं होता, x1 को मान के चलो सी डी मान लेते हैं, सी और डी। इससे क्या हो रहा है, x2 बन रहा है प्लस गामा बन रहा है, x2 कितना है 83 और 210, गामा क्या होता है 0 0, याद रखना गामा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 0 0, क्यों, गामा रेडिएशन है, लाइट है, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो उसका ना ही तो मास है, ना ही कोई वो है चार्ज है, राइट, हमने थियरी क्लास में पढ़ा था। देयरफॉर C इक्वल टू 210 प्लस 0 इक्वल टू 210, और B इक्वल टू 83 प्लस 0 इक्वल टू 83। तो x1 को कैसे लिखोगे, x1 83 और 210, ऐसे अभी x के लिए कर लेते हैं, तो x मान लेते हैं
Z Z और A, इससे क्या निकला है? सबसे पहले क्या निकला था? अल्फा x1 प्लस अल्फा दैट इज 24, x1 कितना 83 और 210, देयरफॉर A कितना है 214 और Z कितना है 85। देयरफॉर x को कैसे लिखोगे 85 और 214। समझ गए ना? बहुत सिंपल है भाई, बस ऐसे ही करना है। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर चेंजेस, इसमें भी बस वही है। सबसे पहले बीटा निकलेगा, तो आप कैसे करोगे? बीटा निकला एक्स जेड, वैसे ऊपर वाले जैसा क्वेश्चन आएंगे भी आपको ऐसे नंबर्स पूछ लेंगे। एक्स जो एंड सबसे पहला चीज था ना एक्स, उसका पूछेंगे एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, ऐसा कुछ। तो हम ऊपर से हमने सारा कैलकुलेट करा है, तो ऐसे आप निकाल लेना। बीटा निकले तो -1 और 0, तो x1 क्या होगा z+1, ए ऐसे रहेगा। समझ रहे हो ना? z+1 प्लस -1 कितना होता है z, और a+0 ए, राइट। यहाँ से निकला गामा, तो गामा ने तो कुछ नहीं करेगा गामा, तो ये क्या होगा z+1 और a, और z2 से सॉरी x2 से क्या निकला अल्फा, यहाँ से निकला आपका अल्फा दैट इज 2 सॉरी दैट इज 2 4, तो ये क्या हो जाएगा a-4 और z-1। समझ गए ना क्या हो रहा है? a-4 प्लस 4a और z-1 प्लस 2z+1 बन जाएगा, राइट। ये क्या था हमारा x3। अभी x3 में से बीटा निकला दैट इज -1 और 0, तो ये क्या बनेगा x4 के बन जाएगा z और a-4। समझ गए ना क्या हुआ? जो ऊपर था वैसे ही करा है। अभी ये देखो, इस डायग्राम में हमने इन्होंने बोला है भी वो जो x से रिप्रेजेंट हुआ है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है जो अंदर को जा रही है, राइट। डायरेक्शन उसके अंदर को है, x से रिप्रेजेंट करा है। हमने बताना है एबीसी रेडिएशन क्या है, क्या क्या है। सबसे पहले देखो ए तो आसानी से पता चल गया, ए क्या है गामा। क्यों? क्योंकि गामा रेस के पास ना ही तो कोई चार्ज है, ना ही मास है, कुछ नहीं है, उनके पास चार्ज नहीं है, तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं करेगी, सीधा निकल जाएगी, राइट। इसलिए ए तो है गामा। अभी वो लगाना है हमने बी और सी के लिए, क्या रहेगी अल्फा और बीटा पार्टिकल्स रहेगी। अभी अल्फा पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज, बीटा पार्टिकल के पास नेगेटिव चार्ज, राइट। तो अभी हमने उससे देखना है भी अल्फा कौन सा है, बी है या सी है, और फिर जो दूसरा बच जाएगा वहां से बीटा देख लेना, राइट। तो कैसे देखेंगे? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता था भी, जो करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, वो हम मिडिल फिंगर से रिप्रेजेंट करेंगे। जो आपकी फर्स्ट फिंगर है वो रिप्रेजेंट करेगी आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और जो आपका थंब होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका जो पॉजिटिव चार्ज है उसका किधर को मोशन होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मतलब उसके ऊपर किधर को फोर्स लगेगा, राइट। तो अगर फ्लेमिंग का ये रूल लगाए तो देखो सारे रेज ऊपर को जा रही हैं, तो ये हो गया अल्फा पार्टिकल ऊपर को आ रहा था,
मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, समझ रहे हो ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो थंब मेरा इधर पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल किधर जाना चाहिए, इधर वाली साइड। तो बी क्या हो गया, अल्फा पार्टिकल बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। समझ गए ना। और वैसे ही ये था बी, और सी क्या हो जाएगा हमारा, बीटा पार्टिकल, -1 0 2 4, और ये क्या है 0 0, राइट। अभी कंप्लीट दी डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ अल्फा बीटा गामा। अभी देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ गई, पहले मैग्नेटिक फील्ड थी, अभी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले गामा रेज होंगी, वो क्या करेंगी, गामा रेज तो सीधी निकल जाएंगी, राइट, यहाँ पे आई और गामा रे हमारी सीधी निकल गई। थोड़ा सा नीचे भी कर लेते हैं, ये देखो गामा रेज आपकी सीधी निकल गई, क्यों, उनके पास कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, तो किधर भी मूव नहीं करेंगी, राइट। अल्फा पार्टिकल्स के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या होगा, नेगेटिव पे जाकर लगेंगे, समझ रहे हो ना, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, राइट। तो जो नेगेटिव वाली प्लेट है उसके ऊपर जाएगा पॉजिटिव चार्ज आपका, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका अल्फा, अल्फा थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, अल्फा 2 4, ये 0 0 0, तो आपका गामा क्या होगा 0 0। और देखो जो आपका बीटा पार्टिकल है वो नेगेटिव चार्ज होता है उसके पास, तो वो किधर जाएगा, पॉजिटिव प्लेट के ऊपर, राइट। तो इधर क्या आएगा आपका बीटा -1 और 0, राइट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, cos alpha has positive charge, therefore gets attracted by negative plate। ठीक है। अभी स्टेट वेदर द फॉलोइंग न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशंस आर अलाउड और नॉट। देखो सबसे पहला क्या है, हमने इस ऐसे केसेस में हमने देखना क्या होता है, भी हमारा मास नंबर और हमारा एटॉमिक नंबर कंजर्व्ड है या नहीं। देखो गामा क्या होता है, आपका जो गामा है, गामा के पास तो कुछ भी नहीं होता ना, गामा को आप ऐसे लिख सकते हो गामा 0 0। तो अगर देखा जाए तो ये कंजर्व्ड है, ए इक्वल टू ए प्लस 0, जेड इक्वल टू जेड प्लस 0, ये कंजर्व्ड नहीं है, क्यों, क्योंकि ए इज नॉट इक्वल टू ए प्लस 4, समझ रहे हो ना, ये बात होगी। मल्टीपल चॉइस आ गई, यहाँ पे क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एमिट्स रेडिएशन अल्फा बीटा गामा साइमल्टेनियसली। अभी याद करो हमने पढ़ा था, कभी भी अल्फा और बीटा साइमल्टेनियसली नहीं निकलेंगे, या तो अल्फा प्लस गामा हो सकता है, बीटा प्लस गामा हो सकता है, या फिर अकेला गामा अकेला अल्फा और अकेला बीटा, गामा इनके साथ आ सकता है, और लेकिन अल्फा बीटा दोनों साइमल्टेनियसली कभी नहीं होंगे। तो पहला गलत, इन ऑर्डर अल्फा बीटा गामा 1 बाय 1 नहीं, कभी भी कुछ भी निकल सकता है। एक्स रेज और गामा रेज नहीं, एक्स रेज इधर की तरह आ गई, राइट। तो क्या हो गया अल्फा और बीटा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ऐसे टिक लगा देते हैं, अल्फा और बीटा। अभी इन बीटा emission from a radioactive substance an electron is ejected, the electron comes from, सबसे पहले outermost orbit। अभी याद करो, इसलिए क्योंकि जो हमारा बीटा emission है वो एक न्यूक्लियर फिनोमेनन है, राइट। और वो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन निकलता है, कैसे निकलता है वो हमने करा था ना अभी, बीटा emission का अभी भी मैंने आपको वो समझाया था, और नोट्स वाले में भी समझाया था। आपका न्यूट्रॉन क्या है, जो न्यूट्रॉन होता है वो डिसइंटीग्रेट होगा एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में,
तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, डी पार्ट। सरफेस ऑफ सब्सटेंस पे नहीं, इनर ऑर्बिट्स पे नहीं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे नहीं, तो न्यूक्लियस से निकलता है। अभी द लीस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशन इज अल्फा। याद है ना, क्योंकि अल्फा क्यों लीस्ट पेनिट्रेटिंग है। देखो गामा और एक्सरेज तो ज्यादा पेनिट्रेटिंग होगी, कैसे, क्योंकि दोनों क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इनके पास मास वगैरह नहीं है, चार्ज वगैरह नहीं है, तो डिफ्लेक्ट नहीं होगी, मास नहीं है, तो और इनकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट है, जो कि मैक्सिमम होती है यूनिवर्स में, राइट। तो उस स्पीड पे ये जाते हैं, लेकिन अल्फा पार्टिकल की स्पीड सबसे कम है, तो इसलिए लीस्ट पेनिट्रेटिंग हो गया, राइट। अभी अगला क्या है, द रेडिएशन सफरिंग द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज। इसमें क्या होगा, बीटा पार्टिकल्स। क्यों, क्योंकि उनका स्पीड सबसे ज़्यादा है, राइट। तो ये आप आई थिंक ट्वेल्थ में करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे ये सारा रिलेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, स्पीड का क्या रिलेशन, मास का क्या रिलेशन है, रेडियस कैसे होता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो, लेकिन आप यहाँ पे ये याद कर सकते हो, इसके पास स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, मास सबसे कम होता है, तो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन फेस करेगा, राइट। मास सबसे कम होता है, राइट। ये शायद आपको ऊपर वाले डायग्राम में भी दिख जाएगा, यहाँ पे क्लियर सा नहीं दिखा थोड़ा सा। हाँ, तो ये आप वैसे याद भी रख सकते हो, सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किसको होगा, बीटा को। अभी देखो, इन फिजन ऑफ वन यूरेनियम 235 न्यूक्लियस द लॉस इन मास इज कितना, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड। अभी याद करो, हमने करा था कि E क्या होता है, ये आइंस्टाइन ने बोला था ना, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। मास आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, और हमें पता है भी 1 AMU इज इक्वल टू, 1 AMU अगर आपका ऐसे डिसइंटीग्रेट होगा तो वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देता है, ठीक है। अगर एक AMU होता है, तो 0.2 अगर AMU होगा तो वो कितना देगा, 931 इंटू 0.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 186.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन आ गए हम। हाँ, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रेज ड्यू टू फ्यूजन ऑफ ईच न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस से इतनी एनर्जी निकलती है, राइट। तो कितना मास अंडरगो करेगा फ्यूजन 1 घंटे में, एक रिएक्टर में जिसकी पावर है 300 मेगावाट। अभी सबसे पहले तो पावर इतनी है 300 मेगावाट, तो एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी कितनी रिलीज होगी 1 घंटे में, इन, यार ये सही से क्यों नहीं चलता, ऐसे करते हैं, ये देखो, तो ये कितना होगा, 300 इंटू 10 टू द पावर 6, क्योंकि मेगावाट था ना तो मैं इसको वॉट में लिख रहा हूँ, इंटू 3600, ये क्या था, सेकंड्स। यार 2 मिनट, 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, राइट। हाँ, तो इसलिए मैंने लिखा है, और ये आपका 10 है, क्योंकि पावर इनटू टाइम हो जाता है आपकी एनर्जी, राइट। तो ये इतनी एनर्जी दे रहा है, और ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे कितना बन जाएगा, 1.08 इंटू 10 टू द पावर 12 जूल्स, राइट।
और दूसरा क्या है, 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलती है एक न्यूक्लियस से। तो अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में करेंगे, 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 190 इंटू कितना करेंगे, 1.6 10 टू द पावर -13। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 3.04 इंटू 10 टू द पावर -11, राइट, जूल्स। अगर एक न्यूक्लियस कितना करता है, देयरफॉर नंबर ऑफ न्यूक्लिया कितने हो जाएंगे जो इसमें फिजन में गए हैं, 1.08 इंटू 10 टू द पावर 12 अपॉन 3.04 इंटू 10 टू द पावर -11, जो कि कितना निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा, 3.55 10 टू द पावर 22, राइट, 10 टू द पावर 22। इतना ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लिया है। अभी एक न्यूक्लिया का मास कितना होता है, एक नहीं, ये यूरेनियम कितना था, 235 है, राइट। तो 235 न्यूक्लियस का मास कितना है इसमें, यूरेनियम 235 में इसके टोटल अगर 235 ग्राम लेंगे, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एवोगाड्रोस नंबर भी बोलते हैं इसको। इसके 235 ग्राम में कितने न्यूक्लिया होंगे, 6.023 होता है, इंटू 10 टू द पावर 23, इतने न्यूक्लिया होंगे, राइट। और हमारे पास न्यूक्लियस कितने ऊपर हमने देखा है, 3.5 इंटू 10 टू द पावर 22, तो कितना ग्राम हो गया, ये इतना था। देयरफॉर 3.55 इंटू, इसकी ना बैटरी पेंसिल खत्म होने वाली है इसलिए ऐसा हो रहा है, अच्छे से लिखा नहीं जा रहा। इसका कितना वेट आएगा, 231 यूनिटरी मेथड लगाया हमने यहाँ पे, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 3.55 10 टू द पावर 22। तो ये कितना आएगा, ये आ गया आपका 13.9 ग्राम। समझ गए ना हुआ क्या इसमें। यहाँ पे देखो, आज इन्होंने आपको न्यूक्लियर रिएक्टर की पावर दी थी, तो पावर को पहले हम देखेंगे वो पावर एक घंटे में कितनी एनर्जी करेगा। तो पावर इंटू टाइम, एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600, तो वहां से हमारी एनर्जी आ गई, राइट। फिर हमें पता है 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो रिलीज करता है एक न्यूक्लियस का फ्यूजन। 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले हमने जूल में करा, एक न्यूक्लियस उतना करता है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लिया कितने हैं जो फ्यूजन में जाएंगे, वो क्या होगा, टोटल जो एनर्जी दे रहा है रिएक्टर अपॉन एक फ्यूजन में कितना रिलीज करता है। तो वो आ गया आपका 3.55 इंटू 10 टू द पावर 22 नंबर ऑफ न्यूक्लिया हैं जो आपके फ्यूजन में गए हैं, राइट। और 235 ग्राम ऑफ यूरेनियम 235 में 6.02 10 टू द पावर 23 होते हैं वो न्यूक्लिया, राइट। यहाँ पे वो मोल कंसेप्ट लगा है ना, एक मोल में इतने, एक मोल का इसका मोलर वेट 235 है, तो एक मोल में इतने नंबर ऑफ इसके न्यूक्लिया होंगे, राइट। तो वहां से अगर 6.02 10 टू द पावर 23 न्यूक्लियस का वेट 235 ग्राम है, तो 3.55 10 टू द पावर 22 न्यूक्लियर का वेट कितना होगा, वहां पे हमने यूनिट लगाया, तो कितना निकल के आया, 13.9 ग्राम, राइट।
तो आज के लिए इतना है भाई। ऑलराइट।